मित्रों नमस्कार, दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम करंट की क्लास देखते हैं और करंट कैसे आपको जानना है। जैसे आप देखे होंगे जो चर्चा में होता है वहीं से आपके कुछ प्रश्न भी जीके के बनते हैं। तो आइए हम करंट के साथ साथ जो जरूरी होगा उनको जीके को भी देखेंगे। तो चलिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक की ओर पहुंचते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी। नाबार्ड ने आरबीआई आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। तो यहाँ पर ये हमें जानना है। अब जैसे बात अगर आती है कि आरबीआई इनोवेशन हब और आरबीआई इनोवेशन हब के हम उद्देश्य को भी जान सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और ये आपका स्थापित कब हुआ और ये नाबार्ड ने क्यों समझौता किया। तो आजकल जो डिजिटल का सिस्टम चल रहा है, तो इसी प्रकार से नाबार्ड जो आपका है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी ये जो आपका बैंक है ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल डिजिटल केसीसी उपलब्ध कराना। जैसे आप जानते हैं आजकल हम केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो हम जाते हैं बैंकों में टहलते हैं, चक्कर लगाते हैं, अपनी हम जमा करते हैं, अपनी एक संपत्ति भी यानी अपनी जमीन जायदाद के कागजात भी इकट्ठा करके वहां पर जाते हैं। और इस प्रकार से नाबार्ड ने क्या किया, एक आपका आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी किया। तो ये महत्वपूर्ण आपका एक पॉइंट है करंट का। और यहीं पर अब हम इनसे कुछ चीज़ों को हम जानते हैं कि नाबार्ड ने किसके साथ किया, आरबीआई इनोवेशन हब के साथ क्या किया है, समझौता किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, ये आपका शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है और इससे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, नाबार्ड आपका पूछा ही जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये है कि आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ये आपका दिया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब हम ये जानते हैं कि जानना हमें चाहिए कि इनोवेशन हब है क्या। जो इनोवेशन हब आपका बना है, ये हब आपका है, ये आरबीआई ने कब स्थापित किया, 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी और 2013 ईस्वी में कहाँ पर, बंगलौर आप जानते होंगे, बंगलुरु आप कहते हैं। और ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये आपका क्या है, स्थापित है। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है। अगर इसके उद्देश्य को हम जाने कि आर्थिक रूप से वित्तीय रूप से पिछड़े हुए लोगों तक पहुंच उपलब्ध कराना, यानी कि सभी जो आपके पिछड़े हैं, पिछड़े हुए लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक क्या करना, पहुंच उपलब्ध कराना है। यानी आर्थिक रूप से जो विपन्न, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोगों को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई ने इनोवेशन हब का क्या किया है, स्थापना किया है। वित्तीय पहुंच, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, वित्तीय पहुंच उपलब्ध कराना, वित्तीय पहुंच पिछड़े लोगों तक कराना, पिछड़े वर्ग तक कराना, यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, कराना है। किसका है, आरबीआई इनोवेशन हब का। कि यहाँ पर पिछड़े लोगों को, पिछड़े लोग से मतलब आप समझ रहे हैं कि कम आय वाले लोग। अगर बात पिछड़े लोग की बात आए कि जो कम आय वाले लोग हैं, कम आय वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, कम आय वाले लोगों को वित्तीय वित्तीय पहुंच उपलब्ध कराना, यानी कि इन्हें भी अवसर मिले, इन्हें भी मौका मिले, नए नए तकनीक हम विकसित करें। यही आपका है आरबीआई का इनोवेशन हब है कि हम नई तकनीक के माध्यम से जो कम आय वाले लोग हैं उनको भी हम वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएं, वित्तीय सुविधा क्या करें, उपलब्ध कराएं। यही आपका क्या है, इनोवेशन हब का उद्देश्य है। और इसके साथ समझौता आपका कौन किया, नाबार्ड ने। नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये जो आपका स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी। और मुख्यालय इसका आपका, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है,
मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई में है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए जैसे कुछ बैंकें आपकी होती हैं, एक आपका है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय क्या है? ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपकी होती है, कुछ सहकारी बैंक भी होती हैं साथ साथ, और हम देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और आपकी क्या होती हैं, कुछ सहकारी बैंक आपकी, सहकारी बैंक आपकी। ये बैंकें क्या करेंगी? अब ये बैंकें केसीसी जो आपका प्रदान करती, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो आपका है, किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटल उपलब्ध कराएंगे, डिजिटल उपलब्ध कराएंगे। ये आपका हो गया, क्या करेंगे? ये डिजिटल उपलब्ध कराएंगे। आपको अपना बायोडाटा देना होगा। देखिए दो तरीके का आपका होता है ऋण। यहाँ पर ये प्रकार के ऋण हैं, जैसे कृषि ऋण, फसली ऋण आपका फसल पूर्व दिया जाने वाला एक ऋण, और किसान जो आपका है, किसानों के विकास के लिए किसी साहूकार के चंगुल में न फंसे, इसके लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाया था। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी क्या की गई थी? चलाई गई थी, जिसे हम केसीसी कहते हैं। और अब इसे डिजिटल किया जा रहा है, और इसलिए नाबार्ड ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की। किसके लिए? ग्रामीण विकास के लिए, कम आय वाले लोगों के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। अगला आपसे पूछा जाए ग्रामीण विकास के लिए, और आपका क्या होगा? कम आय वाले लोगों के लिए, कम आय वाले लोगों के लिए यह सुविधा सरकार क्या कर रही है? ये सुविधा ये बैंक क्या कर रही है? उपलब्ध कराने जा रही है। और इसलिए ये जो है आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ क्या की है? साझेदारी की है। आगे हम यहाँ पर अब जीके की अगर बात की, जैसे आपको एक हमने बताया कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपका है, और इसको 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया, मुंबई में है। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। और केवी साजी इसके आरबीआई के गवर्नर आपके कौन ये हो जाए? अरे ये आपके आरबीआई नहीं भाई, नाबार्ड के केवी साजी इस समय वर्तमान में है। केवी साजी ये आपके वर्तमान में इसके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ये केवी साजी। आगे हम देखते हैं आरबीआई की अगर बात किया जाए, किसकी बात कर ले? आरबीआई की। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी है 1934 अधिनियम के तहत, 1934 अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई, 1934 अधिनियम के तहत आपकी स्थापना हुई 1935 में, 1935 ईस्वी में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, राष्ट्रीयकरण आपका हुआ, राष्ट्रीयकरण आपका होता है 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। प्रारंभ में यहाँ पर इनके देख लेते हैं कुछ तथ्य। प्रारंभ में जो इसका मुख्यालय बनाया गया, प्रारंभ में मुख्यालय आपका बना कहाँ पर? मुख्यालय आपका बनता है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो प्रारंभ में मुख्यालय आपका बनाया गया कोलकाता में। और 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, यह 1937 ईस्वी में मुंबई को क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। और तब से ये आपका मुख्यालय बना हुआ है, मुख्यालय बनाया गया है। और तब से मुंबई ही इसका क्या है? मुख्यालय है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके क्या हैं? गवर्नर हैं। गवर्नर आपके कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। तो ये आपका हो गया आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे यहाँ पर आपको आरबीआई भी बता दिया गया कि कब स्थापित हुई। ये केंद्रीय बैंक है, ये आपका क्या है? केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और आपको हमें जानना है ये बैंकों का बैंक है,
नोटों का निर्गमन करता है, बैंकों का बैंक है, नोट का निर्गमन करना, ये सभी आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट का निर्गमन करना, वित्तीय समावेशन करना, यानी वित्तीय जो भी आपके हैं, आपकी जो भी स्थितियां हैं पूरे देश की, इसका पूरा आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा भी क्या करता है, आरबीआई आपको पेश करता है यानी बताता है। तो इस प्रकार की ये आरबीआई के आपके कार्य हो गए, आरबीआई की आपकी स्थापना हो गई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई कब आप बना, किस अधिनियम के तहत, और बैंकों को लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं उनको ये लाइसेंस भी प्रदान करता है। आरबीआई की धारा 2 के अधीन जो बैंक आपके इससे सूचित होंगी, ऐसी बैंकें ही सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें क्या होती हैं, कहलाती हैं। ये सभी तथ्य आपके आपके जीके के हो गए। और लेकिन आरबीआई ने अपना इनोवेशन, नवाचार, यानी नई नई विधियां, नई तकनीक के माध्यम से देश का विकास करने का जो नया नया एक तरीका अपनाया, उसी को हम कहते हैं इनोवेशन हब। और इनोवेशन हब की शुरुआत आरबीआई ने 2013 में किया, और ये आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और इसी से नाबार्ड ने वर्तमान में क्या किया, समझौता किया। तो ये सभी तथ्य आपके। अब बात यह है कि स्वतंत्रता के पूर्व ये बैंक हमारी स्थापित हुई थी, स्वतंत्रता के पूर्व। और स्वतंत्रता के पूर्व आपका एक केंद्रीय बैंक बना 1935 में, आप देख रहे हैं, और देश आजाद होता है 1947। तो उस समय ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर की अगर बात किया जाए तो ओसबोर्न स्मिथ इसके क्या हैं, प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी प्रथम गवर्नर आपके बने। ओसबोर्न स्मिथ आपके क्या हुए, इसके प्रथम गवर्नर आपके बनते हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। तो ये आपको बताया गया। अब यहीं से एक प्रश्न और आता है कि आरबीआई का जो, आरबीआई के जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आपके कौन बने। तो यहाँ पर जब ये प्रश्न आपका पूछता है, स्वतंत्र भारत की बात आती है, तो स्वतंत्र भारत में आपके आएंगे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। लेकिन यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि पहले गवर्नर, तो ओसबोर्न स्मिथ होंगे। स्वतंत्र भारत के पहले आपके गवर्नर सीडी देशमुख होंगे। वर्तमान में कौन हुए ये आपको बताया गया। और ये है आपका नाबार्ड, ये हुआ आरबीआई। और आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ नाबार्ड ने अभी क्या किया, समझौता किया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अगला जो हमारा टॉपिक है, सेबी द्वारा स्कोर्स 2 का अनावरण। ये हम देखते हैं, स्कोर्स 2 आपके सामने है कि स्कोर्स 2 आपका क्या है, और इसे हमें जानना है कि स्कोर्स 2 आपका क्या है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं सेबी द्वारा स्कोर्स 2 का अनावरण। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका आपका फुल फॉर्म हो गया। और स्कोर्स 2 आपका क्या है, स्कोर्स 2 यहाँ पर, तो ये आपका हो गया सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। तो ये आपका क्या है, ये क्या अनावरण, स्कोर्स 2 का अनावरण किया गया, इसका उद्देश्य क्या होगा, किस लिए यह स्थापित किया गया। तो आइए हम इससे संबंधित चीजों को क्या करते हैं, जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। अब जैसे अभी आपने देखा कि ये जो आपका दिया गया है कंप्लेंट, यानी जो भी आपकी क्या हो, समस्याएं हो, और उन समस्याओं को अब हम इस ऐप में क्या करेंगे, कौन सा ऐप है, स्कोर्स 2.0 जो आपका एक आपका जारी किया गया सेबी द्वारा। तो आप अपनी समस्याओं को इसमें दर्ज करा सकते हैं। देखिए, जब फुल फॉर्म आप जानते हैं, काफ़ी चीज़ें आपका तैयार होता है। कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम है ये आपका, और इस सिस्टम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को, ग्राहक अपनी समस्याओं को इस सिस्टम के माध्यम से दर्ज करा सकता है। यही आपका है सेबी का स्कोर्स 2.0 का उद्देश्य। आगे हम देखते हैं, सेबी आपका क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये आपका स्थापित हुआ 1988। 1988 ईस्वी में सेबी की आपकी क्या हुई, सेबी की स्थापना हुई। चलिए हम स्थापना को जान लेते हैं।
और इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुख्यालय जो आपका बनाया गया, मुख्यालय आपका बनाया गया मुंबई में। मुंबई में क्या हुआ इसका? मुख्यालय हुआ। अब आगे हम इसको देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। पूरा इसका जो हम हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति क्या है? विनिमय, ये बोर्ड है। और मुख्यालय स्थापना आपको बताया गया, और मुख्यालय भी इसका क्या किया गया? बताया गया। अन्य आपके कार्यालय हैं, जैसे आपका अहमदाबाद है, नई दिल्ली है। अन्य आपके इसके कार्यालय कहाँ पर हैं? अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, नई दिल्ली में इसका क्या किया गया? कार्यालय स्थापित किया गया। तो जैसे हमने देखा कि मुंबई में इसका मुख्यालय है, लेकिन अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, और चेन्नई, कोलकाता और चेन्नई का दो और आपके हो गए, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्या है? कार्यालय बनाए गए हैं। तो ये आपका है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अब यहाँ पर इसके उद्देश्य, ये आपका शिकायत दर्ज कर और उन पर कार्रवाई करना। ये आपका जो स्कोर 2 आपका है, स्कोर 2 जो आपका है, स्कोर 2 जो आपका है, इसका उद्देश्य क्या है? शिकायतों को दर्ज करना, शिकायतों को दर्ज करना, और उस पर कार्रवाई करना, उस पर क्या करना? कार्रवाई करना। ये हो गया कार्रवाई करना। तो इस प्रकार से हमने आप जाना कि स्कोर 2 क्या है, ये किससे संबंधित है, किसके द्वारा ये जो है सिस्टम आपका चालू किया गया, जारी किया गया। तो ये आपका हो गया सेबी। चलिए इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता। यानी अभी भारत और पेरू जो आपका देश है, इन देशों के बीच 7वें दौर की वार्ता आपकी संपन्न हुई। देखिए इस समय अगर व्यापार की बात किया जाए तो भारत कई देशों के साथ व्यापार समझौता किया। जैसे अफ्रीका के कुछ देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार का समझौता किया। मार्च 24 में आपका ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार का क्या हुआ? समझौता। आप ये भी आप करंट में आप जानते रहिए कि ईस्टर के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ईस्टर के अवसर पर, ईस्टर त्यौहार होता है ईसाइयों का, और उस अवसर पर जो मार्च में आपका मनाया जाता है, हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेंगे। और भारत के साथ एक बड़ा देश यूरोप का, जो जिसके कभी हम बहुत वर्षों तक ग्रेट ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन के हम क्या थे? गुलाम थे। आज भारत के साथ वो मुक्त व्यापार का क्या किया? समझौता। और यहाँ पर भारत पेरू व्यापार समझौता, और भारत पेरू व्यापार समझौता 7वें दौर का जो समझौता हुआ, ये आपका कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ भाई? ये नई दिल्ली में। और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, और ये समझौता कहाँ पर हुआ? ये समझौता हुआ नई दिल्ली में। 7वें दौर की ये वार्ता थी। किससे संबंधित था? व्यापार से संबंधित था। तब ये हुआ अप्रैल 2024 में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो ये हो गया भारत का पेरू के साथ व्यापार समझौता। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को और जान लेते हैं। जैसे पेरू आपका है, भारत के बारे में तो हम जानते हैं। यहाँ पर पेरू की बात अगर किया जाए तो पेरू जो आपका है, पेरू आपका कहाँ का, यानी किस महाद्वीप का देश है? तो हम सबसे पहले कहेंगे कि पेरू दक्षिण अमेरिका का क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। पेरू किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? महाद्वीप का देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये क्या है? देश है। अब पेरू की जो राजधानी है, राजधानी आपसे पूछा जाता है,
राजधानी आपकी कहाँ पर है? पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की राजधानी आपकी क्या है? लीमा है। इसी प्रकार के अन्य तथ्यों को भी हम क्या करेंगे? जानेंगे। ये आपका हो गया पेरू की राजधानी। अब पेरू की राजधानी आपकी लीमा है और यहाँ पर जैसे आपका नदी कौन महत्वपूर्ण नदी आपकी है, तो नदी की बात अगर किया जाए तो नदी आपकी है अमेजन है। नदी कौन सी है? अमेजन है। पेरू किस लिए जाना जाता है? यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका, और टिटिकाका झील आपकी दो देश में अमेरिका के फैला हुआ है, दक्षिण अमेरिका के। टिटिकाका झील एक पेरू है और एक आपका कौन है? बोलिविया है। पेरू और क्या है? बोलिविया है। तो दो देश, लेकिन ये पेरू में झील स्थित है टिटिकाका, और टिटिकाका झील जो है सबसे ऊंची नौकागम्य क्या है? सबसे ऊंची आपकी क्या है? नौकायन झील है। नौकायन झील है। यदि बात किया जाए पेरू के राष्ट्रीय खेल की, तो पेरू के राष्ट्रीय खेल की अगर बात किया जाए तो पेरू का जो राष्ट्रीय खेल होगा, पेरू का राष्ट्रीय खेल, और ये जो राष्ट्रीय खेल है आपका, ये आपका फुटबॉल, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन सा खेल प्रचलित है? फुटबॉल है। ये पेरू से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान रहे हैं। पेरू विश्व में किसके लिए और जाना जाता है? यदि पेरू की बात किया जाए तो यहाँ पर ये पक्षी की अगर बात किया जाए तो पक्षी यहाँ पर जैसे भारत में एक आपका कौवा पक्षी है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कॉक एक पक्षी कौवा है। और पेरू अगर धातु के रूप में अगर पूछा जाए तो पेरू में आपका नाइट्रेट होता है, पाया जाता है, नाइट्रेट है। और पेरू में आपका चांदी भी होगा। पेरू आपका तांबा आपका होगा। पेरू किसके लिए? तांबा के लिए, नाइट्रेट के लिए, चांदी के लिए विश्व में क्या होता है? जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसी पेरू तट से ठंडी धारा आपकी क्या होती है? गुजरती है। एक पेरू तट से आपकी क्या होती है? पेरू तट से जब आपकी एक धारा गुजरती जिसे हम कहते हैं गर्म धारा के रूप में, तो अगर हम एल नीनो कहेंगे, एल नीनो, और एल नीनो जो आपका है ये प्रशांत महासागर, और यही जब धारा चलती है तो भारत की मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है, एल नीनो। और इसी पेरू तट पर कभी कभी यानी 2 से 3 वर्ष पर ये क्या होती है? उत्पन्न होती है, और बाकी समय में पेरू तट से ठंडी धाराएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि पेरू से संबंधित आपकी जो चीजें थी, तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि अगर पेरू के साथ समझौता भारत ने किया तो हम पेरू की कुछ चीजों को भी यहाँ पर जान गए। और ऐसे ही प्रश्न आज का जो पैटर्न है एग्जाम का, चाहे वो जिस एग्जाम का हो, ऐसे ही प्रश्न आपके क्या होते हैं? बनते हैं। और तब लगता है कि ये पुरानी चीज़ों को कहाँ से ये आपका पूछ रहा है, लेकिन करंट की चीज़ों को यदि आप जीके के साथ जोड़ देते हैं तो वर्तमान का जो पैटर्न है परीक्षाओं का, वनडे एग्जाम का हो, आपका आपका जैसे, तो ये पूरा आपका इसी से संबंधित है। तो देख लिए हम भारत ने किस देश के साथ आपका किया व्यापार समझौता? पेरू के साथ किया। तो आइए यहाँ पर हमने पेरू की बातों को जाना। तो यही है मित्रों आज की करंट। इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन करंट की क्लासें मिलेंगी। करंट की क्लासें मिलेंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और इससे संबंधित चीज़ों प्रश्न भी आपको क्या कराया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। दृष्टिकोण के ऐप पर भी प्रश्न आपको मिलेंगे। आपका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। आज से ये आपका नियमित क्लास आपकी चलेगी, और आपको लगातार करंट के साथ साथ जीके कैसे पढ़ना है, कहाँ से हमें पकड़ मजबूत करना है, आज का वनडे का यही सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। नमस्कार।